गुड मॉर्निंग। आज हम कराएंगे एल्युमिनियम का डिस्कशन। क्यों अंतिम 2 धातुएं रह गई है, आज वो पूरी करवा देंगे। तो थर्ड पॉइंट नोट कर लीजिए, एल्युमिनियम का निष्कर्षण। सबसे ज़्यादा जिस धातु का उपयोग होता है और ये लगभग 8% पाई जाती है भूपट्टी में। इसका शोधन करते हैं बॉक्साइट से। Al2O3 2H2O। तो एक तो इसका सूत्र पूछ लेते हैं, बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है, और यही पूछते हैं एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस एसिड से करते हैं, बॉक्साइट से। अब बॉक्साइट से एल का निष्कर्षण निम्न चरणों में करते हैं। नंबर 1 सांद्रण, नंबर 2 एल्यूमिना का विद्युत अपघटन, और नंबर 3 शोधन। जैसे हमने अभी लोहा और कॉपर का शोधन किया, उसमें 3-4 स्टेप थे, इसमें 3 स्टेप है। पहला है एस का सांद्रण, दूसरा क्योंकि सांद्रण से प्राप्त होता है एल्यूमिना, एल्यूमिना क्या करते हैं, विद्युत अपघटन, और तीसरा है शोधन। सबसे पहले सांद्रण, तो बॉक्साइट का सांद्रण है वो निष्कालन विधि के द्वारा करते हैं। अब ये विधि क्या होती है, पूर्व में आपको एस के सांद्रण में कराया गया है, फिर भी थोड़ा और बता देता हूं। यह एक रासायनिक प्रक्रम है। निष्कालन में बारीक पीसे हुए एस को उचित अभिकर्मक में मिलाया जाता है और एस का संकुल यौगिक प्राप्त होता है, जो जल में विलय होता है और अशुद्धियाँ उसमें अविलय होती है। छान कर अलग करके एल्यूमिना को प्राप्त कर लिया जाता है। बॉक्साइट के सांद्रण की 3 विधियां बताई गई है, बेर विधि, ऑल विधि और सरपेक विधि। अब तीनों में से किस विधि का उपयोग करते, यह निर्भर करता है बॉक्साइट में उपस्थित या विद्यमान अशुद्धियां, मैट्रिक्स या गैंग की प्रकृति का। मुख्य 2 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है, सिलिका और आयरन ऑक्साइड, SiO2 और FeO F2O3। तो ये पूछ भी लेते हैं बॉक्साइट में उपस्थित अधात्री के नाम और सूत्र दीजिए, ये नाम और सूत्र है। यदि ये दोनों अशुद्धियां समान मात्रा में, तब तो सांद्रण करते हैं बेर की विधि के द्वारा। यदि केवल आयरन ऑक्साइड की अधिकता है तो ऑल की विधि के द्वारा, तथा सिलिका की अशुद्धि अपद्रव्य ज़्यादा है तो सरपेक विधि का उपयोग करते हैं। इन तीनों में से किसी विधि के द्वारा बॉक्साइट का सांद्रण करते हैं, हमें क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिना। क्या प्राप्त होता है, एल्यूमिना। Al2O3 क्या होता है, एल्यूमिना। सेकंड स्टेप आता है एल्यूमिना का विद्युत अपघटन। चूंकि एल्यूमिना का गलनांक 2323 केल्विन उच्च गलनांक है इसका, उच्च गलनांक है, और ये विद्युत का कुचालक भी है। इसलिए एल्यूमिना को विद्युत का चालक बनाने के लिए और गलनांक कम करने के लिए इसमें क्रायोलाइट
Na3AlF6 और फ्लोरस्पार CaF2 मिलाया जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाता है 1 नंबर का, एल्यूमिना में क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार क्यों मिलाया जाता है? जवाब ध्यान से सुन लीजिए कि एल्यूमिना उच्च गलनांक वाला पदार्थ है, यह विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए इसे विद्युत का चालक बनाने के लिए और गलनांक कम करने के लिए इसमें क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार मिलाया जाता है। इनको मिलाने पर जब तीनों को गर्म करते हैं, एल्यूमिना, क्रायोलाइट, फ्लोरस्पार, इन तीनों को गर्म करते हैं, ये करीब 1123 केल्विन पर ये पिघल जाता है। ये इनकी मात्रा 20:60:20, इस अनुपात में तीनों पदार्थों को लेकर और उसमें जब गर्म करेंगे तो ये 1123 केल्विन पर पिघल जाता है। अब इस पिघले हुए मिश्रण का हम सेल के द्वारा अपघटन करते हैं। तो इसमें सेल का नामक चित्र ये होता है। इसमें तो यहाँ आ जाता है कि एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में कौन सा सेल, ये सेल होता है हॉल हेराल्ट प्रक्रम भी बोल देते हैं। तो इसको हम, क्योंकि हॉल हेराल्ट वैज्ञानिक के नाम है, इन्होंने इसके लिए सेल का उपयोग किया था तो नाम रख दिया हॉल हेराल्ट प्रक्रम। ये एक आयताकार स्टील का पात्र होता है, इसमें एक सेल, ये आयताकार एक स्टील का पात्र होता है। इसमें एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फेल्सपार को भर दिया जाता है। ऐसे डायग्राम बुक में दिए, आप समझ लीजिए, बाद में बना लेना इसको। आप तो केवल और केवल समझने का ही प्रयास करें। ये आयताकार पात्र है, इसकी भीतरी सतह पर कार्बन का अस्तर लगा होता है जो कैथोड का कार्य करता है। कार्बन का अस्तर जो कैथोड का कार्य करता है। सेल के मध्य में ग्रेफाइट की छड़ें डूबी होती है, ये छड़ें कैथोड का कार्य एनोड का कार्य करती है। ये एनोड और ये है ग्रेफाइट छड़।
अब इस एनोड और ये कार्बन का जो कैथोड है, इनके मध्य में समानांतर में बल्ब भी लगा देते हैं। इस प्रकार ये इसका डायग्राम है। यहाँ जो धातु होती है एल्युमिनियम, यहाँ कैथोड पर एकत्रित होती है। इसमें क्या है, ये एल्यूमिना, क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार का मिश्रण, ये गलित मिश्रण होता है। मध्य में ग्रेफाइट की छड़ें जो एनोड का काम करती है। स्टील के जो आयताकार पात्र की भीतरी सतह या कार्बन का अस्त्र होता है जो कैथोड का कार्य करता है। सेल में गलित क्रायोलाइट का मिश्रण भर लेते हैं। ग्रेफाइट जो एनोड और जो कैथोड दोनों को विद्युत स्रोत से जोड़कर इसके मध्य में एक समांतर बल्ब लगा देते हैं। ये इसकी बनावट है। परीक्षा में केवल नामक की चित्र आता है तो डायग्राम बन जाएगा। इसके साथ विधि ने पूछकर इसमें 4-5 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। वो क्या, पहले समझ लीजिए कैसे कि इसमें एल्यूमिना का मिश्रण भरकर कैथोड और एनोड को विद्युत स्रोत से जोड़कर जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर एल्यूमिनियम प्राप्त होता है और एनोड पर CO और CO2 गैस से प्राप्त होती है। इसको हम अभी समीकरण से समझाएंगे। तो ये तो इसकी नामांकित चित्र और विधि। अब यहाँ 3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, वही बातें आती है वहाँ। पहली क्या, इसके ऊपर जो मिश्रण है इसके ऊपर कार्बन का चूर्ण भरा होता है। क्या होता है, कार्बन अस्त्र या कार्बन चूर्ण। अब ये पूछते क्यों रखा होता है कि एल्यूमिना को कार्बन चूर्ण से ढककर रखते हैं। इसके मुख्य कार्य क्या है कि नंबर 1 यह है इस विलयन से उत्पन्न ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। नंबर 2, जब इसमें एनोड पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है जिसमें अत्यधिक चमक उत्पन्न होती है तो उस चमक को यह बाहर नहीं जाने देता है, जिससे ऊष्मा का बाहर उत्सर्जन भी नहीं होता है। और तीसरा, ये तापमान को बनाए रखता है। खास इसकी उपयोगिता क्या है कि इसमें बनने वाली CO और CO2 होती है वो एक चमक के साथ ऊष्मा से निष्क्रिय होती है। रेडिएशन विकिरणें उत्पन्न होती है, वो हानिकारक होती है। उनको रोकने के लिए इस एल्यूमिना के मिश्रण पर कार्बन का चूर्ण डाल दिया जाता है। एक बात तो ये। दूसरा, समांतर बल्ब, इसका क्या उपयोग है। जब यह प्रक्रिया लंबे समय तक चलती है तो ये लगातार एल्यूमिना समाप्त होता है, एल्यूमिनियम का निर्माण होता है और गैसें बनती रहती है। जब सेल में एल्यूमिना की मात्रा कम हो जाती है तो प्रतिरोध बढ़ता है और ये समानांतर बल्ब वो जलने लगता है। तो इस बात का प्रतीक है कि जब बल्ब जलता है इसका मतलब सेल में क्या नहीं है, एल्यूमिना नहीं, इसलिए बाहर से एल्यूमिना को और डाल देते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रम लगातार चलता रहता है। और एक बात महत्वपूर्ण क्या है इसमें, यह प्रश्न भी आता है कि एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में या हॉल एराल्ड प्रक्रम में ग्रेफाइट छड़ों को बार बार बदलना पड़ता है। क्यों, प्रश्न आता है एल्यूमिना के विद्युत अपघटन में ग्रेफाइट छड़ों को बार बार बदलना क्यों पड़ता है। ऑप्शन देखिए, इसमें जब क्रिया होती है तो एनोड पर क्या बनती है, ऑक्सीजन। अभी आपको क्रिया विधि बताऊंगा मैं, तो उसमें आप क्या देखेंगे, एनोड पर क्या बनेगी, ऑक्सीजन गैस। चूंकि ये अधिक ताप होता है,
ग्रेफाइट कार्बन की छड़ कार्बन है, तो वो ऑक्सीजन इस ग्रेफाइट के कार्बन से क्रिया करके क्रमशः कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, जिससे ये धीरे धीरे जो है ग्रेफाइट छड़ें नष्ट हो जाती है, इनका क्षरण होता है, इसलिए इनको बार बार बदलना पड़ता है। अब यह सेल में होने वाली अभिक्रियाएं, तो इस अभिक्रिया नोट कर लीजिए, क्योंकि 1 नंबर की क्रिया जिसमें 1 नंबर का नामक डायग्राम चित्र और एक क्रिया, नहीं तो वो 4-5 प्रश्न द्वारा से बता दूंगा आपको। अभिक्रियाएं इसमें 2 प्रकार से क्रिया दी गई है, वे एक ही प्रकार की क्रिया, दूसरी चाहो तो आप बुक में देख सकते हो। पहले है एनोड, तो ऑक्सीजन क्या करती है, ये इलेक्ट्रॉन त्याग कर O+2 इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन क्या बन जाती है, O2। अब ये गैस O2 बन तो जाएगी, क्योंकि ये छड़ें क्या है कार्बन, इसलिए कार्बन क्या करता है, इस O2 से क्रिया कर लेता है। इस प्रकार ये एनोड पर अंतिम उत्पाद क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। पूछ लेते हैं कि एनोड पर कौन सी गैस बनती है, तो O2 बनते लगी, बनते ही क्रिया कर लेती है, उत्पाद के रूप में क्या बनेगी, CO और CO2। इसी कारण क्या इन छड़ों को क्या करते हैं, बार बार चेंज करते हैं। उसके बाद में कैथोड, कैथोड पर एल्यूमिनियम जो आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएंगे, एल्यूमिनियम। वो आप देखो नीचे डायग्राम में, यहाँ से ग्राही पत्र में इसको यहाँ इकट्ठा कर लेते। इस प्रकार ये एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में बॉक्साइट का शोधन है। अब क्या है, इस प्रकार जो एल्यूमिनियम प्राप्त कुछ अशुद्धियाँ रह जाती हैं, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में आप जानते ही हैं कि जिस धातु को शुद्ध करना होता है उसकी अशुद्ध जो छड़ है उसको बड़ी छड़ एनोड के रूप में चेंज करते हैं, शुद्ध धातु को पतला कैथोड बनाते हैं, धातु का एक लवण विलयन लेकर उन दोनों छड़ों को डुबोकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो कैथोड पर शुद्ध धातु एकत्रित हो जाती है। तो ये था एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। बोर्ड 2021 में इसमें से एक प्रश्न आपको जरूर आना चाहिए। थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, खास बातें इसमें क्या है। एक तो बॉक्साइट एसिड को याद रखेंगे, दूसरा सामूल की विधि निक्षालन याद रखेंगे, तीसरा एल्यूमिना में क्रायोलाइट क्यों मिलाया जाता है, इसका जवाब आप देंगे क्योंकि ये विद्युत का कुचालक होता है, उच्च गलनांक वाला होता है, इसको विद्युत का चालक और गलनांक कम करने के लिए ही क्रायोलाइट मिलाया जाता है। फिर याद क्या रखेंगे, सेल का नामांकित चित्र, कैथोड और एनोड पर होने वाली अभिक्रियाओं के समीकरण। उसके बाद 3 बातें विशेष बताई, वो कुछ तो बतानी है क्या। एक तो गलित मिश्रण पर कार्बन का परतिया कार्बन से क्यों ढकते हैं ये बता दिया गया, समानांतर बल की क्या उपयोगिता है ये बता दिया गया, और ग्रेफाइट छड़ों को बार बार क्यों परिवर्तित किया जाता है। तो अंत में धातु रह गई है जिंक। तो इस इकाई की अंतिम पार्ट है भी Zn धातु, और जिंक धातु के ऐसे भी आपको याद होने चाहिए।
शुरू में बताए थे कौन कौन से हैं, जिंक सल्फाइड ZnS, जिंकाइट ZnO, कैलेमाइन ZnCO3 और जिंक सल्फेट। तो जिंक इन एस्को में पाया जाता है। इसका जो निष्कर्षण है वो किससे करते हैं, जिंक ब्लेंड से, यानी Zn से जिंक का निष्कर्षण करते हैं। तो जिंक ब्लेंड से जिंक का निष्कर्षण के चरण क्या हो जाएंगे, नंबर 1 वही सांद्रण, दूसरा वर्जन, तीसरा प्रगलन और चौथा शोधन। तो 4 चरण है। आपने देखा होगा चारों धातुओं में 3 या 4 चरण होते हैं। एक सभी में कॉमन है क्या, सांद्रण। तो चूंकि यह सल्फाइड एसिड है इसलिए जिंक ब्लेंड का साधारण जाग पलवन विधि के द्वारा किया जाता है। नंबर 2 वर्जन, सांद्रित एसिड को परावर्तन भट्टी में लेकर ऑक्सीजन की उपस्थिति में O2 के आधिक्य में गर्म करते हैं तो एसिड में विद्यमान आर्सेनिक सल्फर की अशुद्धियां वाष्पशील हो जाती है और सल्फाइड ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो पूछ लेते हैं कि जिंक के निष्कर्षण में वर्जन में होने वाली क्रिया, तो इसमें आप क्रिया ये होती है, इसमें क्रिया ZnS प्लस 3O2 चेंज टू ZnO प्लस 2SO2 और कुछ मात्रा में ZnS जिंक सल्फेट में भी परिवर्तित हो जाता है। तो 2 क्रिया दे देंगे आप। मुख्य तो यही है, जिंक सल्फाइड जिंक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। अगर भट्टी का नामा की चित्रा जो हमने पूर्व में आपको बता दिया गया। तो जिंक के वर्जन में हम 2 क्रियाएं दे देंगे। उसके बाद है प्रगलन, यानी कि वर्जन के पश्चात जो जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है उसको एक विशेष प्रकार की भट्टी रिटार्ट बोल देते हैं, उसमें लेकर कार्बन के साथ गर्म करते हैं। तो कार्बन क्या करता है, जिंक ऑक्साइड को जिंक धातु में अपचित कर देता है। इसमें समीकरण क्या हो जाएगी, ZnO प्लस C, यानी एक विशेष प्रकार का रिटार्ट होता है उसमें Zn प्लस CO। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी होती है CO, Zn प्लस CO। तो ये 2 क्रिया किस में हो जाएगी, ये प्रगलन में हो जाएगी। तो उसके बाद में है शोधन। तो इसका शोधन भी हम विद्युत अपघटन विधि के द्वारा ही करते हैं। जो अशुद्ध जिंक प्राप्त होती है जिसे हम जिंक स्पाल्टरी भी क्या बोल देते हैं, अशुद्ध जिंक का बड़ा एनोड, शुद्ध जिंक का पतला कैथोड लेकर एक आयताकार पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरकर दोनों छोरों को डुबोकर विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं। तो एनोड से जिंक धातु आयनीय रूप में परिवर्तित हो जाती है जो कैथोड पर जाकर जिंक में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार जिंक धातु का शोधन कर लिया जाता है। तो ये थी हमारी पूरी इकाई। रिपीट कर देता हूँ, इस इकाई में से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसमें 6-7 तो नामांकित चित्र है, वो आप सभी अच्छी तरह याद कर लें। 1 नंबर का आ जाता है और 1 नंबर का क्या आता है, क्वेश्चन आता है। वही छोटा सा 1-2 लाइन के अंदर ही आता है। अब रह गए इनके उपयोग। बुक तुम्हारे पास है, उसमें आप देख लेंगे। हर एक धातु के 2-2 उपयोग आप याद कर लेंगे। तो ये थी इकाई। जब स्कूल लगेगा तब आप कोई दिक्कत होगी उसमें आपको बताएंगे। कल कराऊंगा P ब्लॉक, 3 पेज यहाँ बीच में हम छोड़ देंगे। वो इसलिए
जब स्कूल लगेगा तो बुक में जो क्वेश्चन है या 5 साल के बोर्ड के क्वेश्चन है वो सारे आपको कराए जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत हो तो आप अपना पॉइंट नोट कर लेंगे। जब भी आपको मौका मिले मेरे से संपर्क हो जाए तो आपको हल करवा दिए जाएंगे। तो आज का ये चैप्टर पूरा, कल आपको पी ब्लॉक शुरू कराया जाएगा।